Hello friends, welcome back. BARC and CIL preparation tips for last 15 days. As you know that these two papers are going to take place within this month only. I think from 20th to 26th of March there is a exam slot for BARC, and on 26th of this March we are having CIL examination. So friends, I thought कि अब तक आपने काफ़ी हद तक प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कर ही ली होंगी, लेकिन जब ये 10 से 15 दिन बचते हैं उस टाइम में एक अलग तरह का माइंडसेट होना चाहिए, एक अलग तरीके का एक जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे डेस्टिन्ड पाथ से भटके नहीं। तो उसके लिए जल्दी से बात करता हूँ। मैंने हर प्रिपरेशन पहले से कर रखी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। सो फ्रेंड्स, BARC और CIL, तो हम पहले BARC की बात कर लेते हैं। प्योरली टेक्निकल एग्ज़ाम है, मैंने जैसा लिख रखा है यहाँ पर प्योरली टेक्निकल एग्ज़ाम है। सो इसमें आपका जो भी स्ट्रीम आपने चूज़ किया होगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरी चीज़, नॉन टेक वगैरह का कोई इशू नहीं है इस पेपर में। सो जो टेक्निकल की बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक कंबाइन होता है तो थोड़ा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है हमारे द्वारा पढ़ी गई चीज़ों की। तो इस पेपर को लेके आपको वो सब दुनियादारी नहीं सोचनी है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए टेक्निकल को लेके और आगे बढ़िए। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पेपर इज की इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। चाहे मैं BARC की बात करूं या CIL की बात करूं, दोनों में कैलकुलेटर इज टोटली नॉट अलाउड। सो व्हाट द इशू इज कि अगर वो आपसे अननेसेसरली बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, एक उनकी सोच है कि इंसान को, किसी भी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन में उलझाना है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आपसे फार्मूला बेस्ड आपको दिख रहे हैं कि सीधे फार्मूले में वैल्यू डाल के इजीली मैनुअल कैलकुलेशन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाइए। और फिर आता है कि आखिर रिवाइज हम क्या करते रहें इस वक्त पे भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रेफरेंस आप दीजिए गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि कोई भी एग्जामिनेशन जो PSUs कंडक्ट करते हैं, इन दैट एग्जामिनेशन दे डू नॉट फ्रेम न्यू क्वेश्चंस, they prefer to rely on GATE previous year asked questions as well as ESE previous year asked questions। तो आप इन दो चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे से करके जाइए, और ESE से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप गेट के पहले लगाइए, और इसके लिए बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 90s का या 85 का क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेंगे। दे जनरली वेरी फ्रॉम, अगर मैं एक जनरल टर्म से बात करूँ तो उनका जो अप्रोच है, जो उनका प्लान है कि हमें इतने से इतने तक का क्वेश्चन पूछना है, तो 95 से लेके 1995 से लेके आप 2015 2016 तक के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्योंकि 95 से ऊपर में बहुत, 95 भी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट अधिकतर क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, तो आप 95 तक अपनी रेंज को वेरी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो आई वुड प्रेफर कि आप इन 15 दिनों में 2010 से लेके 2015 तक के पेपर्स तो लगा के ही जाइए। पहले गेट के लगाइए, उसके बाद आप सीधा ES के लगाइए। और गेट के भी उन्हीं क्वेश्चन को लगाना है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि किसी यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर किसी फिनोमेना के बारे में पूछा जा रहा है, हीट ट्रांसफर मेथड्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिनके आंसर सीधा रीड एंड टिक, दैट काइंड ऑफ आंसर्स आर देयर। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अपेयर करना है इन गेट और ES के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। क्योंकि ES ऑब्जेक्टिव पेपर्स जब आप लगाएंगे तो उनमें तो कैलकुलेटर ऑलरेडी अलाउड नहीं होता है, तो उसमें तो इशू ही नहीं है। लेकिन जो गेट होता है उसमें कई क्वेश्चंस, मतलब उसमें गेट जो पेपर कंडक्ट कराता है उसमें तो कैलकुलेटर वो अलाउ करके रखता है। दैट सिंपली मीन्स कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आर देयर, तो आपको उन्हें नहीं टच करना है। और अगर पेपर में भी आता है तो माई ओपिनियन इज कि आपको उन्हें टच करना भी नहीं चाहिए, वरना आप अटके रहेंगे, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लॉग वॉग की वैल्यू आ गई बीच में तो आपका गेम खत्म। तो जस्ट रीड एंड स्किप दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां आपको लगे कि कैलकुलेटर के बिना इन्हें छुआ ही नहीं जा सकता है। नो नीड टू वेस्ट टाइम देयर। देन फ्रेंड्स, इन 15 दिनों में आप 100 क्वेश्चंस, सिंस 100 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द पेपर, पेपर का स्कीमेटिक आपको पता ही होगा कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन और -1 फॉर
अ नेगेटिव क्वेश्चन फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन, -1 मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने जो भी कंटेंट आपके पास गेट प्रीवियस ईयर्स और ईएसई का है उसमें आप 100 क्वेश्चंस, क्योंकि प्योरली टेक्निकल है, तो आप 5-5 क्वेश्चन भी या 10-10 क्वेश्चन भी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उठाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका 100 क्वेश्चन का एक सेट बन जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी इजी टू मेक, क्योंकि कंटेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि आपको अगर मैं कहूँ कि इन 100 क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो चूज़ 10 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 इंटू 10 आपका सीधा देखिए 100 क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन पेपर बन चुका है। Now what you have to do with that is कि उन 100 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट में 120 मिनट्स विच इज़ नथिंग बट 2 आवर्स, जो कि आपका नॉर्मल पेपर टाइम लिमिट भी है, उसमें आपको इन 15 दिनों में सॉल्व करके देखना है। और ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके पास हर पेपर में ईच गेट पेपर हैज़ 65 क्वेश्चंस, जिनमें से क्या, चलिए 10 एफटी के माइनस कर दीजिए तो 55 टेक क्वेश्चंस यू आर हैविंग। तो आप खुद सोचिए अगर 55 इंटू मैं, चलिए अगर आपने 20 ईयर्स के उठा लिए तो 55 इंटू 20 तो 1100 क्वेश्चंस यू आर हैविंग राइट नाउ। 1100 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 10 डेज, तो अगर मैं देखा जाए तो एक दिन में आप 110 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। तो आप 100 क्वेश्चंस का, इनमें से भी 100 क्वेश्चंस उठाइए, उनका एक सेट बनाइए मतलब आपको उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली यूज़ अ पेज मार्कर कि यहाँ से मुझे 10 क्वेश्चंस मुझे सेलेक्ट करने हैं, और सीरीज से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में घुसे नहीं रहना है, आपको हर सब्जेक्ट को टच करना है इन 12-15 दिनों में। तो आप सिंपल से एक चीज़ कीजिए, 10 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, सॉल्व इट विद इन 2 आवर्स, और बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं आंसर देखने की, गलत होता है तो होने दीजिए आपको उस समय पे, क्योंकि इसके लिए कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको मॉक टेस्ट जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए कि 2 आवर्स की जर्नी है, मुझे 2 घंटे में इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एज सुन एज पॉसिबल। और पेपर सॉल्व कैसे करना है, ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जैसे कि मैंने गेट पेपर सॉल्विंग जो भी अटेम्प्टिंग द पेपर करके एक मैंने वीडियो डाला था, बिल्कुल वैसा ही है। यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट पेपर विद इन 1 आवर। पहले आवर में आपको 1 से लेकर 100 तक पहुंचना ही पहुंचना है। देखते जाइए, बढ़ते जाइए, देखते जाइए, बढ़ते जाइए। जहाँ आपको आता है वहाँ आप टिक मारिए, नहीं आता छोड़ के आगे बढ़िए। जितना जल्दी आप ये कर सकेंगे आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, या फिर जिन्हें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उन्हें सॉल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये तो बात हुई फ्रेंड्स कि पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है इन 15 डेज़ में BARC को लेके। अब इससे भी एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है कि बी कूल एंड रिलैक्स्ड। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू क्राई एंड स्क्रीम लाइक एनीथिंग। आराम से पेपर की तैयारी कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमेशा की तरह आप कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो रहा BARC का आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं CIL की। CIL का सिलेबस आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक पोर्शन दोनों पूछ रहा है इसमें। गेट प्लस ESE के ही क्वेश्चन आएंगे। इसकी 80 टू 90% चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज के डेट में PSU उन्हीं को मानते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि उनके आंसर्स रिलायबल होते हैं। कोई आंसर्स के ऊपर वापस से क्वेरी नहीं सबमिट करता है कि दिस आंसर आई थिंक इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ सच सच रीजंस। तो ये सब के इश्यूज़ नहीं रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ईजी रहता है पेपर को चेक करना। अब फ्रेंड्स आता है इसमें नॉन टेक पोर्शन है। नॉन टेक पोर्शन इसमें क्या क्या है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस करिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। इंग्लिश में आपसे जनरली ग्रामर पूछी जाती है, प्रीपोजिशन, कंपोजिशन और हर चीज़, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीअरेंजिंग, बहुत वैरायटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं इंग्लिश में। फिर बात आती है फ्रेंड्स की जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आप सबसे पहला तो आपका अच्छा खासा होना चाहिए, वो है करंट अफेयर। आज की डेट में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इवन इफ दे आर मेंशनिंग इट इन देयर सिलेबस। वो इंटरेस्टेड हैं बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज में करंट अफेयर को लेके, क्योंकि करंट अफेयर वो एज्यूम करके चलते हैं कि आज की डेट का इंजीनियर पढ़ता ही होगा।
और फैक्ट क्या है कि हम जनरली उसी को स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप करंट अफेयर को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। और सेकंड थिंग, अगर आप तैयारी कर ही रहे होंगे, कई लोगों ने मुझसे इस चीज़ को डिस्कस भी किया पर्सनली, तो मैंने उन्हें भी कहा था कि जब करंट अफेयर हो जाए उसके बाद आप इंडिया की इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, इम्पॉर्टेंट थिंग्स इंडिया के, जैसे कि रिवर्स, डैम्स, इम्पॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, और जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेशनल पार्क्स हो गए आपके, बर्ड सेंचुरीज़ हो गई, एनिमल सेंचुरीज़ हो गई, सब चीज़ को पढ़िए, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या आ रहा है हमें नहीं पता। सो वॉट वी कैन डू इज़ वाइडन अवर रेंज, कि हमारे रेंज के अंदर ही सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और हमारी हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में जनरली रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी की ही होगी, क्योंकि आपने गेट अपीयर किया है अभी रिसेंटली। तो इन दो चीज़ों के लिए अगर आप मुझसे कोई बुक पूछें या फॉर्मूला के लिए पूछें, तो RS अग्रवाल इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जिसमें एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। और कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ही मटेरियल्स होते हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। विच एवर मटेरियल यू आर हैविंग, यू कैन रेफर दैट। और इसके साथ साथ इसमें जो टाइम इन्वेस्टमेंट है इन 15 डेज़ के लिए, वो इक्वली होना चाहिए। आप, क्योंकि आप अगली सेगमेंट को देखिए तो 100 क्वेश्चंस वो टेक में पूछेगा, 100 क्वेश्चंस वो नॉन टेक में पूछेगा। टाइम आपके पास है 3 आवर्स, दैट मीन्स 1.5 आवर्स फॉर ईच सेक्शन। When 1.5 hours are there for each section, then you should be impartial to any of the section. That means आपको 50% कॉन्सेंट्रेशन अगले 15 दिनों के लिए देना है टेक्निकल को, एज वेल एज 50% कॉन्सेंट्रेशन देना है नॉन टेक को। फ्रेंड्स, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ 50-50 की, क्योंकि सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इस कदम पे, इस मोड पे आके हम किसी भी चीज़ के साथ अनइक्वल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर चीज़ को प्रॉपरली मॉनिटर करते चलें, हर चीज़ को जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही डेडिकेटेड वे में फोकस्ड रह के तैयारी करें, ताकि हमें वो चीज़ फाइनल डे तक याद रहे। एंड फ्रेंड्स, CIL का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है फ्रेंड्स कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहें तो पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, कोई टेंशन नहीं है। वाइल देयर इज़ अ ड्रॉबैक फॉर दिस थिंग इन BRC, बिकॉज -1 नेगेटिव इज देयर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो BRC में ऐसे गलती बिल्कुल ना करें, गेस करके बिल्कुल नहीं आना है, जो बनता है बिल्कुल वही करना है। और CIL में आपके पास फुल छूट है कि आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, होपफुली 200 के 200 अटेम्प्ट कीजिए, और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही ध्यान से सॉल्व करके आइए। अब फ्रेंड्स, इन दो चीज़ों में जो कॉमन है वो है कि दोनों के दोनों ऑनलाइन टेस्ट हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये OMR होता तो आपको दोनों ही पेपर में हाफ हाफ आवर्स देने पड़ते, OMR बबल्स फिल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट मीन्स अगर BRC की बात की जाए तो आपके पास पूरे के पूरे 2 आवर्स हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू क्लिक, सेव एंड मूव अहेड। CIL की बात की जाए तो पूरे के पूरे 3 आवर्स हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, जितना भी, अगर BRC में बात की जाए तो 2 आवर्स का, और CIL में बात किया जाए तो 3 आवर्स का। पूरा का पूरा टाइम है आपके पास इन पेपर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए, इन टाइम्स को यूटिलाइज़ करने के लिए। बहुत ही फोकस्ड वे में आगे बढ़िए, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं आंसर के जो कि वो पूछ रहा है उसका ध्यान रखिए। मीन्स इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ कि आपको हर कहूँ इस बात को, तो आपको हर उस बात का ध्यान रखना है जो आपने गेट में ध्यान रखा था। टाइम पे भी ध्यान रखना है, क्या चीज़ पूछ रहा है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ PSU के पेपर्स की रहती है कि आपको इनमें उन्हीं क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करना है जो आपको लगता है बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएंगे। कई क्वेश्चंस ट्रिक इसी बेस पे, ट्रिकी बेस पे डाले जाते हैं कि आप उसमें ज़बरदस्ती दिमाग लगाएं, आप अटके रहें, सॉल्व करते रहें, होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो नो नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट क्वेश्चन। So friends, with all these words, all the very best for your these examinations and be focused। डरिए बिल्कुल नहीं, आराम से पेपर देना है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो वो आपको उस पेपर में दिखाना है। कितना भी आपने तैयारी की हो, 80%, 60%, 70%, आपको इन तीनों कैटेगरी की तैयारी का 100% देना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड
Thanks for watching the video.